कि सेक्शन ए हम पिछले पार्ट में करा चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक था। अब हम सेक्शन बी इस लेक्चर में आपको बता रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है और क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 19 तक आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक लाइन आपके पास दे रखी है, मान लीजिए लाइन आपके पास दे रखी है L1 मान ले तो इसको, हाँ L1 लाइन आपके पास दे रखी है और बोला गया है कि ये लाइन जो एक पॉइंट P से होकर जा रही है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2,5। ठीक है, ये लाइन इस पॉइंट से होकर जा रही है और ये लाइन जो है पैरेलल टू द लाइन ज्वाइन द पॉइंट दिस। हाँ, ये वाली लाइन जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, उसके पैरेलल एक दूसरी लाइन है L2 लाइन, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है मतलब L1 पैरेलल है L2 के, पैरेलल के दो डंडे ऐसे लगाए जाते हैं। और इस जो L2 लाइन है उस पे दो पॉइंट दे रखे हैं A और B। क्या दे रखे हैं? A और B दो पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट है 1,2 और दूसरा पॉइंट है 1,-2। ठीक है स्टूडेंट, ये L2 लाइन इसके पैरेलल है। अब हमें L1 लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो स्टूडेंट, एक मैं स्ट्रेट लाइन के डिटेल लेक्चर में बता चुका हूं, बहुत अच्छे से बता चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल लेक्चर का लिंक दे दूंगा कि किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है। दो चीज गोचीज, हाँ गोचीज सुना, गोचीज गोल ऐड आता है एक। दो चीज की लाइन की इक्वेशन के लिए, हाँ लाइन की इक्वेशन के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है। एक तो पड़ता है जरूरत स्लोप की और एक पड़ता है जरूरत पॉइंट की। हाँ, स्लोप मतलब ढाल m और पॉइंट मतलब x1, y1 और m से डिनोट स्लोप को करते हैं, पॉइंट को x। अगर ये दो चीज आपको मिल गई, स्लोप और पॉइंट, तो लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। ये आपको पता होना चाहिए भाई, है ना। दो चीज की जरूरत पड़ती है, स्लोप और पॉइंट। स्लोप m अगर मिल गया और पॉइंट x1 y1 यहां पे ऑलरेडी दे रखा है, x1 की जगह आप ये रख दो और y1 की जगह पे ये रख दो। x1 y1 की जगह m की जगह जो निकलेगा इसका m स्लोप निकालना पड़ेगा, तो और x और y फिक्स रहते हैं, बस तो इक्वेशन निकल जाएगी, है ना। तो पॉइंट तो भैया है, पॉइंट तो है, दो चीज की जरूरत पड़ती है, पॉइंट और स्लोप। पॉइंट है, अब हमें स्लोप चाहिए। क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे निकलेगा भैया? अब देखो, ये L1 लाइन जो है ना L2 लाइन के पैरेलल है। L1 लाइन, मान लीजिए इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है, मान लेते। तो यहां पे m1 बराबर m2 होगा, ध्यान रखना। क्यों? दो पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है, दो पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है। स्लोप मतलब ढाल। क्या होती है ढाल? डिटेल लेक्चर में देख लेना, ठीक है। तो हमें तो देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, हाँ इंपॉर्टेंट क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, ये समझ में आ गया होगा आपको कि यहां पे हमने पहले आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दिया। अब हम प्रॉपर आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो देखना है, ठीक है। ये ग्राफ तो आप बनाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या है, चूंकि हाँ ये लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन L2, स्लोप ऑफ लाइन L2 इज m2 बराबर इस लाइन का स्लोप। देखिए स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप अगर उस पर किसी भी लाइन पे अगर दो बिंदु दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 दो बिंदु अगर दे रखे हैं किसी भी लाइन पे, तो उस लाइन का स्लोप होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। याद रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है भैया,
ये तो याद रखना पड़ेगा। और ये क्यों होता है, ये डिटेल लेक्चर में आपको जानना पड़ेगा। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता और आप जानना चाहते हैं कि m बराबर ये क्यों होता है, तो स्ट्रेट लाइन के डिटेल लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके देख लीजिए, वहां सब कुछ पता चल जाएगा क्यों होता है। ठीक है, अभी आप याद रखो। ठीक है, तो यहां पे भी इस लाइन पे दो बिंदु दे रखे हैं 1,2 और 1,-2। तो m2 बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। m2 मतलब ये L2 लाइन का स्लोप ऑफ द लाइन L2 इज m2 इज इक्वल टू दिस। ये लाइन ड्रॉ कर देंगे आप साइड में। ठीक है, इज इक्वल टू y2 की जगह -2 है और x2 की जगह 1 है, y1 की जगह 2 है, x1 की जगह 1 है, रख दीजिए तो इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा। y2 है आपका -2, फिर बीच में माइनस का चिन्ह है, फिर y1 क्या है जी, y1 है 2। ठीक है, ये इस चीज को ध्यान से भरना यहाँ पे, हाँ नहीं तो गलती हो जाती है भैया। हाँ, x2 क्या है जी, x2 है 1, ब्रैकेट में रखो प्रॉपर, फिर माइनस का चिन्ह बीच में, x1 क्या है जी, x1 क्या है जी 1, x1 भी 1 है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हो गया आपका m2 बराबर हो गया, ये जो -2 है और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये -2 हो जाएगा, अपॉन ये 1 -1 हो जाएगा, -2 -4 हो जाएगा और 1 -0। और जब आपको पता है कि जब अपॉन में 0 होता है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। हाँ, अनडिफाइंड, और इनफाइनाइट को 1/0 भी लिख, चलो छोड़िए। तो जब अपॉन में ऊपर कोई भी नंबर हो, ऊपर कोई भी नंबर हो a/0, तो वो इनफाइनाइट होता है। कोई भी नंबर नीचे 0 हो तो इनफाइनाइट, अगर ऊपर 0 है नीचे कुछ भी नंबर है तो वो 0 ही होता है, याद रखना चाहिए आपको। ठीक है ना, तो m2 आ गया इसका, इस लाइन का स्लोप आ गया m2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को आप 1/0 भी लिख सकते हैं, 1/0 इनफाइनाइट। ठीक है, तो जो इस लाइन का स्लोप है वही भैया इस लाइन का भी है, तो देयरफॉर m, है ना, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L1 इज m1 बराबर m2 बराबर इनफाइनाइट। और यहां पे भी ब्रैकेट में लिख, चूंकि L1 लाइन पैरेलल है L2 के, इसलिए m1 बराबर m2 होता है। तो भैया ये लाइन है, इस लाइन का स्लोप भी निकल गया। अब इस लाइन का स्लोप भी निकल गया, पॉइंट ऑलरेडी यहां पे है, तो जब पॉइंट और स्लोप आपको मिल जाता है तो लाइन की इक्वेशन निकालना आसान हो जाता है। हो जाता है ना। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज, हाँ हमने ये लिखना पड़ेगा आपको, ये ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, जो जहां पे आप सॉल्व करेंगे कॉपी पे, उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड आप इसको भी ड्रॉ करेंगे। चित्र ड्रॉ करने के बहुत फायदे हैं, उससे एग्जामिनर पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत अच्छे नंबर देता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, अब y माइनस y1, अब पॉइंट क्या है, पॉइंट है x1 की जगह 2 रख दो, y1 की जगह 5 रख दो, और स्लोप m की जगह पे m1 की वैल्यू जो है इनफाइनाइट वो उसको रख दो, m1 मान लो, चलो m1, क्योंकि हमने m1 मान रखा है इसका स्लोप। तो y माइनस y1 कितना है भैया, 5 है ना, तो 5 इज इक्वल टू m1 कितना भैया, इनफाइनाइट है भैया, है ना, और x माइनस x1 है जी आपका 2। ठीक है, अब देखिए ये इनफाइनाइट है ना, जो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये इनफाइनाइट इंटू दिस करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको जरा थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सा अलग सा चेंज करना पड़ता है। इनफाइनाइट को 1/0 लिख सकते हैं आप, मैंने बताया ना अभी, इनफाइनाइट को 1/0, इनफाइनाइट को 1/0 लिखेंगे, ध्यान रखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, और x माइनस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अपॉन का मल्टीप्लाई इधर होता है ना, जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है उसका मल्टीप्लाई इधर होता है, और 1 का इधर, न्यूमरेटर का इधर होता है ना, तो 0 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं, ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 1 का अंदर मल्टीप्लाई x माइनस 2, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये है आपकी इक्वेशन, आंसर, खत्म बात। ठीक है, ये है इस लाइन की इक्वेशन, ये है भैया आंसर, ये है, बस ऐसे करना है।
कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आपको इसकी वैल्यू निकालनी, किसकी, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 e की पावर x ब्रैकेट के अंदर sin x प्लस cos x, ठीक है जी, और ये dx, मतलब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए, है ना, इंटीग्रेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के भी डिटेल लेक्चर हम बता चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और e की पावर x sin x, तो e की पावर x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो और अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत है ना। e की पावर x का sin x के साथ भी, e की पावर x cos x के साथ भी, और इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। दो फंक्शन जब प्लस में होंगे तो उनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 e की पावर x इंटू साइन एक्स dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 e की पावर x इंटू cos x dx, ऐसा कर दिया हमने, कोई दिक्कत। अब इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, बल्कि आप क्या करेंगे कि केवल इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसको रहने देंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। क्यों? क्योंकि वो कट जाएगा बाद में, इसलिए फालतू इंटीग्रेशन करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, अब देखो कैसे, ध्यान से देखना, अब डिटेल में आप वहां देख सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत अच्छे लेक्चर हमने बना रखे हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे, चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब आपको पता है कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो बाई पार्ट लगता है, क्या लगता है, बाई पार्ट। बाई पार्ट मतलब जब दो फंक्शन जो है ना, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं और उनका इंटीग्रेशन करना होता है तो क्या हो, बाई पार्ट, हाँ बाई पार्ट लगता है। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, और फिर ये पूरे का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला है बाई पार्ट का, ये आपको पता होना चाहिए, डिटेल लेक्चर में हम बता चुके हैं, पहले प्रॉपर क्लास में भी हम बता चुके हैं, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ये याद रखना पड़ेगा, इसको याद रखे बिना कोई कुछ काम नहीं चलेगा आपके, ये मैं बता दूं आपको, ठीक है। अब बात ये भी है कि यहां पे एक फंक्शन है e की पावर x, एक फंक्शन है sin x। फर्स्ट फंक्शन किसको माने, सेकंड फंक्शन किसको माने, इसमें भी जरा दिक्कत रहती है। अगर एक गलती हो गई, अगर फर्स्ट फंक्शन इसको मानना था, इसको आपने सेकंड मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगा भैया। तो इसको क्या करेंगे, ILATE के अनुसार मांगे। I का मतलब इनवर्स फंक्शन, L का मतलब लॉगरिथम, A मतलब एल्जेब्रिक, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, E मतलब एक्सपोनेंशियल, e की पावर x एक्सपोनेंशियल। तो यहां पे e की पावर x तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले कौन सा आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है उसको फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में आ रहा है उसको सेकंड फंक्शन मानना चाहिए। तो sin x ट्रिग्नोमेट्री के पहले आ रहा है आइलेट के अकॉर्डिंग, तो साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे बाद में दिख रहा था, सेकंड दिख रहा था, लेकिन फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ध्यान रखना इसका। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन और e की पावर x को सेकंड फंक्शन मानेंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए भैया, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा जाता है, देखिए मतलब साइन एक्स एज इट इज लिखेंगे, साइन एक्स इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और डायरेक्ट लिख देते हैं e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, डायरेक्ट लिख दिया हमने, ठीक है। और लिमिट लगा दीजिए 0 से पाई बाई 2, फिर माइनस चिन्ह बीच में, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और बड़े ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है भैया कॉस एक्स, ध्यान रखेंगे इसको, इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, और ये dx लग गया बीच में, फिर प्लस इसको एज इट इज रहने दीजिए 0 से पाई बाई 2। अगर इसको भी आप करने लग गए तो फंस जाओगे, क्या हो जाएगा, फंस जाओगे, इसलिए मत करना इसको। हाँ, ये जब e की पावर x इंटू ब्रैकेट में sin x प्लस कॉस एक्स टाइप का जब भी आपके पास इंटीग्रेशन आएगा तो एक पार्ट का करना इंटीग्रेशन और एक को एज इट इज उतारते रहना, जब भी इस टाइप का आएगा,
बाहर ए की पावर कुछ होगा और अंदर साइन और कॉस प्लस में होंगे। एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, 2 थीटा भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू, ये तो हो गया भैया ए की पावर एक्स, पहले लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, ए की पावर एक्स इंटू साइन एक्स और फिर लिमिट लगा दो 0 से π/2 माइनस, अब देखो ये माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 e की पावर एक्स पहले लिख दो, e की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये है ना dx, और फिर प्लस इसको एज इट इज लिखो 0 से π/2 e की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स और ये dx। अब आप देख रहे होंगे कि ये और ये सेम है दोनों, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का है तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, इसीलिए हमने इस वाले को नहीं किया। ये अक्सर क्या मतलब ये होता ही है, जब बाहर e की पावर समथिंग होगा और ब्रैकेट में साइन प्लस कॉस होंगे, एंगल कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा ही होता है, इसलिए एक पार्ट का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी कट जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा क्या हमारे पास, केवल e की पावर एक्स साइन एक्स और लिमिट 0 से π/2, क्या बचा e की पावर एक्स इंटू साइन एक्स और लिमिट लगा दो 0 से π/2, है कि नहीं। अब एक बार अपर लिमिट रखो, एक बार लोअर लिमिट रखो। अपर लिमिट रखेंगे तो x की जगह π/2 रखो, e की पावर π/2 इंटू साइन की पावर π/2, फिर माइनस चिन्ह बीच में। अब लोअर लिमिट रखो, e की पावर 0 इंटू साइन की पावर 0, x की जगह 0 रखेंगे, बस कुछ नहीं करना और, है ना। तो इज इक्वल टू e की पावर π/2, e की पावर π/2 इंटू साइन π/2, साइन π/2 मतलब साइन π/2 मतलब साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो e की पावर π/2 इंटू 1, ये हो गया। और माइनस, अब यहां पे e की पावर 0 1, साइन 0 का मान 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो e की कुल मिला के e की पावर π/2 बचा, बस आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को आप करेंगे, और डिटेल लेक्चर, बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको इंटीग्रेशन के देखने हैं, समझने हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। भैया डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको, हाँ, y dx माइनस x dy इज इक्वल टू एक्स वाई dx, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, अवकल समीकरण दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करें, डिटेल लेक्चर में हमने आपको बताया कि इसको सॉल्व करने के 4 मेथड हैं। नंबर 1 वेरिएबल सेपरेशन मेथड, नंबर 2 होमोजीनियस मेथड, नंबर 3 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नंबर 4 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इन 4 में से एक मेथड से एक सॉल्व होगा। अब किससे होगा, डिटेल लेक्चर अगर आपने पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें हमने चारों मेथड सॉल्व कर रखे हैं। अब यहां पे कौन सा लगेगा ये आपको सोचना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे कि पहले देखो कि क्या वेरिएबल सेपरेशन से हो रहा है, नहीं, वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, मतलब x एक तरफ और y के एक तरफ, तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हो जाएगा। नहीं हो रहे हैं तो देखो क्या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, वो भी नहीं है तो फिर देखो क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं है तो फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, तो तब 4 में से कोई एक तो होगा ही होगा, है ना। तो सबसे पहले हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड देखेंगे कि मतलब वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो dy वाले एक साइड और dx वाले एक साइड, तो ऐसा करो ये dx का इधर लेके आओ और इस y को उधर ले जाओ, है ना, क्योंकि पहले तो dx, जब इसको ये y dx यहां पे है और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का xy dx हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, इज इक्वल टू इसको उधर ले जाओ तो ये प्लस का x dy हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो कोशिश करेंगे अगर ये वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं तो, है ना। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं, यहां पे dx कॉमन ले लो, dx क्या y भी कॉमन आ रहा है, हाँ y भी कॉमन आ रहा है, बचा क्या
वाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर यहां 1 बचेगा, यहां माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इंटू वाई डी एक्स कॉमन आ गया इज इक्वल टू एक्स डी वाई। अब dy के साथ y वाले ही रहने चाहिए और dx के साथ x वाले ही रहने चाहिए, तो सारे के सारे y के dy के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? y वाला इधर जाएगा, x इधर आएगा, तब वो वेरिएबल, हाँ बिल्कुल सही बात है, वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं भैया, तो पहले मेथड से ही हो रहा है, तो बहुत इजी हो गया आपके लिए, है ना, बहुत इजी हो गया। अगर पहला वेरिएबल सेपरेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजी हो जाएगा आपको कि भैया ये तो वेरिएबल सेपरेशन से हो रहा है, तो ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा ट्राई करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो y तो लाओ इधर, तो इधर लाना मतलब चलिए चलो 1 माइनस एक्स और x लाओ बटे में इसके अपॉन x, और ये हो गया dx इज इक्वल टू y लाओ इसके 1 अपॉन y dy। इस चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट कि जो dx और dy है ना, ये ऊपर रहने चाहिए, नीचे नहीं रहना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए नीचे, हाँ ऐसे जैसे यहाँ y है यहाँ x है, ये dx भी ऊपर और dy भी ऊपर, न्यूमरेटर में ही रहना चाहिए, हाँ इस चीज का ध्यान रखेंगे, जैसे ये रखे हमने, उस जब ये न्यूमरेटर में सेपरेट हो जाए उसके बाद वेरिएबल उसके अकॉर्डिंग सेपरेट करो, dx के साथ x वाले ही रहने चाहिए और dy के साथ y वाले ही रहने चाहिए। अगर वेरिएबल सेपरेट हो जा रहे हैं तो मतलब ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं फिर, है ना। अब जब वेरिएबल सेपरेट हो गए, देखो dx के एक साइड आ गए, dy के एक साइड आ गए, अब क्या करेंगे, इसको चाहो थोड़ा सा y वाला इधर लिखेंगे तो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब क्या करेंगे कि जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते तो इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो हम यहां पे लिख देते, चलो इसको पहले इधर इस साइड लिखते हैं ना, लेफ्ट साइड, इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब इसको अब 1 अपॉन एक्स और x अपॉन एक्स अलग अलग कर दो, क्या दिक्कत है, 1 अपॉन एक्स माइनस, देखो 1 अपॉन एक्स माइनस x अपॉन एक्स 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा, और ये dx, और आपको पता है कि जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लगता है तो प्लस c भी लगता है उसमें, ये पता होना चाहिए आपको, है ना, नहीं पता तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की डिटेल लगती है, देख लो। एम्प्लाइज 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, आपको पता होना चाहिए, तो 1 अपॉन वाई का लॉग वाई होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स होता है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, एक्स का एक्स स्क्वायर बटे 2 होता है, हाँ? ये पता होना चाहिए, हम डिटेल लेक्चर में चीजें बता चुके हैं, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है और प्लस सी, आंसर हो गया, खत्म बात। जैसे ही dx dy हट जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन से, जैसे यहां पे हट गया ना, कहीं dy बटे dx या dx dy दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो वही डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, बस ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं भाई, है ना, लेकिन करना है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे मेहनत से, अगर आप इसको बहुत एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपनी बुक से नोट्स से करेंगे तो 100% आप पास हो जाएंगे, पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट, इसमें क्या है कि फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू 2x 2 प्लस एक्स एंड x एक्सिस। एक वक्र दे रखा है y इक्वल टू 2 प्लस एक्स, हाँ एक वक्र दे रखा है y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स या x प्लस 2 भी लिख सकते हैं इसको, और दूसरा दे रखा है x एक्सिस, x एक्सिस की इक्वेशन पता है आपको क्या होती है, y इक्वल टू 0 होती है, और y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 होती है, ठीक। चलो इसका इन दो कर्व से घिरे एरिया का क्षेत्रफल निकालना है आपको, ठीक है ना, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए आपको, तभी आप कर पाएंगे इसको, तभी आप कर पाएंगे। y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स का ग्राफ बनाना है तो क्या करेंगे, देखिए इसको ग्राफ बनाना है तो देखिए इसके लिए हम ऐसा करते हैं, x की वैल्यू यहाँ y की वैल्यू और 2, एक बार x की जगह 0 रखते हैं, x की जगह 0 रखेंगे तो y बराबर 2 आएगा, तो चलो 2 रखेंगे। अब एक बार y 0 रखो, चलो y 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा, -2 आएगा, y 0 रखेंगे तो x बराबर -2 आएगा, 2 इधर है ना, तो 2 पॉइंट मिल गया आपको, एक 0,2 0 x0 y एक्सिस पे होता है और y 2 है, तो मतलब 1 और 2,
ये वाला पॉइंट जो है ना आपका, ये वाला पॉइंट है आपका 0,2। वाई एक्सिस पे x 0 होता है और y की वैल्यू 2 है। एक पॉइंट तो ये मिल गया, और दूसरा है -2,0, -2 x पे है, तो x पे इधर होता है -2, -1 और -2। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा आपका -2,0। x एक्सिस पे y 0 होता है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला लीजिए और इस लाइन का y = 2 + x का ग्राफ ड्रॉ हो गया। ये हो गया। अब ये ग्राफ तो चलो ये हो गया जी ड्रॉ, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसको जरा हटा दें यहां से, है ना। y = x + 2 लिख देते हैं, 2 + x या x + 2 एक ही बात होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि x एक्सिस और इस कर्व के बीच का एरिया निकालो। लेकिन स्टूडेंट इसमें क्या है ना कि इस एक्सिस और इस कर्व के बीच का एरिया निकालो तो y एक्सिस भी बोल देता फिर, या तो तब तो ये घिरा होना चाहिए ना, पैक होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा गलती हुई है। इसमें ये होना चाहिए था कि फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y = 2 + x एंड x एक्सिस फ्रॉम, इससे आगे ये होना चाहिए था कि फ्रॉम x = 0 टू x = 2 या x = 1 से वो x = 5, जो मर्जी आप करो। x = 0 यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे x = 0 होता है, ये x = 0 है, और 1 और 2 ये x = 2 है। x = क्या है यहाँ पे 2 है, तो x = 2 की लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगी जी, और x = 0 की लाइन ये है, ठीक है। अब x एक्सिस और ये कर्व और x = 0 से x = 2 तक घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ये आपको घिर गया ना पूरा, इसका एरिया निकालना है, तब हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन अधूरा है ना, क्वेश्चन अधूरा है, प्रिंटिंग में मिस प्रिंटिंग हो गया हुआ है, कोई बात नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं, जिसका एरिया निकालना है वहां पे एक स्ट्रिप खींचते हैं, एक पतली पट्टी बनाते हैं, है ना, पट्टी बनाते। तो ऐसे में तो ये x होता है, तो ये चौड़ाई बहुत छोटी है, तो इसको dx छोटी चौड़ा का dx, और ये लंबाई को y बोल देते हैं, क्या बोलते हैं ना, y। तो ये आयताकार पट्टी के आयताकार एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई y है, चौड़ाई dx है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, y dx। अब पूरे का निकालना है, पूरे मतलब a पॉइंट, ये b पॉइंट मान लो, या इसको o मान लो क्योंकि ओरिजिन है o, a b और c o, ठीक है। तो एरिया ऑफ a b c o, एरिया ऑफ a b c o = इस पट्टी का एरिया तो है y dx, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये पट्टी यहां से यहां तक जाएगी, यहां से यहां तक खिसके ऐसे जाएगी, जैसे सर जाएगी तो पूरा एरिया कवर कर लेगी। कहां से कहां तक जाएगी, x = 0 से x = 2 तक जाएगी। तो इसलिए इंटीग्रेशन लगा दो 0 से 2, x = 0 से x = 2, बस हो गया। इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं करना है ना, ये इतना ही है। इंटीग्रेशन 0 से 2 इसलिए क्योंकि ये पट्टी जो खिसकानी हमने 0 से लेकर 2 तक खिसकानी, तब पूरा एरिया कवर कर लेगा, तो इसलिए इंटीग्रेशन 0 से 2। और y dx इस पट्टी की, y dx जो है इस पट्टी की क्षेत्रफल, इस पट्टी का क्षेत्रफल है। अब y की जगह क्या रखें भैया, y की जगह फंक्शन में जो फंक्शन y जो यहाँ पे टच करें ना, इस कर्व से, यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, x + 2, तो रख दीजिए। फंक्शन में y की वैल्यू जो है वो ये 0 से 2, और y की जगह x + 2, और ये dx = इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, x²/2 होता है भैया, +2 का इंटीग्रेशन, 2 कांस्टेंट है, 1 का x, 2x, 2 की जगह 2x इंटीग्रेशन आता है। ये आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन तो आना चाहिए आपको। x का x²/2 होता है, और 2 कांस्टेंट है, 1 का x होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और लिमिट लगा दो भैया 0 से 2। एक बार अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट मतलब x की जगह 2 रखो, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर/2 प्लस 2 इंटू x की जगह 2, फिर माइनस चिन्ह बीच में, फिर लोअर लिमिट x की जगह 0 0, तो 0 + 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 = 4/2, है ना। पूरा ही सॉल्व करें, 2 दूना 4, 4/2 कितना होता है, 2 होता है, प्लस 2 दूना 4 होता है, और ये माइनस का 0 हटा दो, और 4 और 2 6 आ गया इसका एरिया। अब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 6 मीटर स्क्वायर, जो मर्जी आप कर लो,
है कि नहीं? सही बताए हैं कि नहीं बताए हैं भैया, बोलो ना, है ना? तो इस प्रकार से एरिया निकलेगा। तो सिंपल वाला बता रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इससे मिलते जुलते दो चार क्वेश्चन और कर लीजिए आप अपने अपनी बुक है आपके पास या नोट्स में जो हमने करा रखे हैं क्लास में उनको, या जो वीडियो लेक्चर में बता रखे हैं उनको देख लीजिए, बुक है तो बुक से देख लीजिए। तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन दो चार अगर आप कर लेंगे तो पूरा क्लियर आपके दिमाग में फिर हो जाता है। पानी रे बरसा मेरा देवा। इवेलुएट इंटीग्रेशन, आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स dx का, ठीक है? इसको सॉल्व करना है आपको। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसमें आपको दो फंक्शन दे रखे हैं, एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और एक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो इससे पहले वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला था वो, इससे क्वेश्चन नंबर 14 में हमने बताया कि बाई पार्ट कैसे लगाते हैं, ठीक है? यहां पे भी हम बता देते हैं बाई पार्ट। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, एक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन है और इनका इंटीग्रेशन करना है, dx लगा है, तो क्या करते हैं? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखते हैं, इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन होता है बड़े ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है जी? और ये बड़ा ब्रैकेट बंद और फिर dx लगा देते हैं। ये इसका फॉर्मूला है बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। इसको कैसे करेंगे? साइन इनवर्स आ गया। अब साइन इनवर्स क्या है? देखिए, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है? सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है किसको हमें फर्स्ट फंक्शन मानना है, किसको। ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर पहले दे रखा तो फर्स्ट फंक्शन इसको मान लो, ऐसा नहीं। इसके लिए एक तरीका है, ILATE, आइलेट का फॉर्मूला याद रखना, ILATE, आइलेट। आई मतलब इनवर्स फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब एल्जेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। तो ये जो एक्स स्क्वायर है एल्जेब्रिक है। जब यहां जहां पे एक्स स्क्वायर टाइप के कुछ फंक्शन होते हैं, एक्स स्क्वायर 2x टाइप के, वो एल्जेब्रिक होते हैं। ए तो ये है ए, और साइन इनवर्स एक्स मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इनवर्स पहले है, एल्जेब्रिक बाद में है। तो इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन हमें इसको मानना चाहिए और सेकंड इसको मानना चाहिए। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स पहले लिख दो, इंटू एक्स स्क्वायर बाद में लिख दो, और ये dx लगा दो। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई तो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है ना, क्या दिक्कत है उसमें, है ना? अब इसमें लगा दीजिए फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखते हैं तो साइन इनवर्स एक्स एज इट इज रहेगा, इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? डायरेक्ट कर दीजिए इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। एक्स की पावर एन का क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो जब एल्जेब्रिक फंक्शन वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होती है, उसका इंटीग्रेशन करना हो तो एक पावर ऊपर बढ़ा दी जाती है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यू, और अपॉन में जो पावर होती है वही आता है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन 3, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्लेलिस्ट में जाइए आप, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में, उसमें डिटेल लेक्चर आप शुरू से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक्स क्यू अपॉन 3, हाँ, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस, देखो माइनस इंटीग्रेशन और बड़ा ब्रैकेट। अब इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट के बाद क्या? फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये पता होना चाहिए भैया आपको, है ना? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा आपने डिफरेंशिएशन के लेक्चर, नहीं पढ़े तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए आप, डिफरेंशिएशन के डिटेल लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। हैं, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा भैया, है ना? क्यों होता है ये हमने डिफरेंशिएशन में प्रूफ भी कर रखा है, हाँ, डिटेल लेक्चर में। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन।
फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो सेकंड फंक्शन का यहाँ भी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, यहाँ भी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा जाता है, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का दोनों जगह इंटीग्रेशन होता है, लेकिन फर्स्ट फंक्शन यहाँ एज इट इज और यहाँ डिफरेंशिएशन, ये याद रखना है ना। तो इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन 3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और बड़ा ब्रैकेट बंद और dx लगा दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन होना है, अब इसका इंटीग्रेशन होना है। तो चलिए इज इक्वल टू ये एज इट इज लिख दो, या फिर x आप चाहो तो एक्स क्यूब इंटू साइन इनवर्स x अपॉन 3 भी लिख सकते हैं, माइनस अब इसका करना भैया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 3 है ना 1/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, 1/3 तो आ जाएगा बाहर, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन दिस। क्या बचा? एक्स क्यूब अपॉन दिस, मतलब एक्स क्यूब ऊपर है अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये फिर dx है। तो कहने का मतलब ये है इसका इंटीग्रेशन करना है। इसको हम चाहो तो आई मान सकते थे स्टार्टिंग में, आई इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और सॉल्व करते करते यहाँ पे भी ये आई बराबर आ जाएगा, है ना। तो आई बराबर दिस माइनस दिस आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन बचा है बस। अब इसमें आप ऐसा करिए कि इसको अलग से इंटीग्रेशन करके यहाँ पे रख देंगे, इसको इक्वेशन मान लो कुछ, जैसे ऐसे कर सकते हैं इसको, आई इज इक्वल टू, यहाँ पे भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, आपको ही दिक्कत होगी। मैं समझा देता हूँ, आप अपने एग्जाम में जैसे मर्जी करना, लेकिन यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। आई इज इक्वल टू ये एज इट इज एक्स क्यूब इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3 माइनस 1/3, और इस पूरे को हम I1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इस पूरे को हम I1 मान लेते हैं। अब I1 को अलग से सॉल्व करके इक्वेशन 1 में रख देना तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं फिर इसको। ठीक है ना, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, यहाँ पे देखिए जरा। हाँ ओके, जरा इसमें स्याही कम हो गई है। अब I1 की जगह ये पूरा है, ठीक है ना। तो I1 को सॉल्व करते हैं हम। I1 इज इक्वल टू है आपका ये वाला, ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो इसमें क्या है कि जो अंदर अपॉन में रूट के अंदर है, इसको कुछ t मान लो। अगर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है तो उसको t इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एक वीडियो लेक्चर डिटेल में बना रखा हमने। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पे आपको वो मिल जाएगा, अगर आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो। ठीक है, तो अगर है तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए फिर, है ना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 2x टाइप x आएगा, तो लेकिन यहाँ x है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्यू को आप एक्स स्क्वायर इंटू एक्स भी तो कर सकते हैं। क्या दिक्कत आ रही है ना, कर सकते हैं जी। देखो करते हैं जरा। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसमें क्या करो, पुट या लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो रूट के अंदर है उसको टी स्क्वायर मान लो। टी भी मान सकते हैं लेकिन हमने टी स्क्वायर माना क्योंकि टी स्क्वायर अगर यहां रखें तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो रूट की समस्या सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर अगर है तो इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे अगर, हाँ डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और ये माइनस रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और dx हो जाएगा, इज इक्वल टू टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा और dt हो जाएगा। ठीक है जी, एम्प्लाइज अब यहां से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, x dx माइनस उधर रह जाओ तो x dx इज इक्वल टू माइनस टी dt बचेगा। क्या बचेगा? माइनस टी टी। अब यहां पे देखेंगे आप x dx की जगह पे आप माइनस टी dt रख सकते हैं और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर, सारा टी में बदलेगा, ये ध्यान रखना। कोई भी, अब ये एक्स स्क्वायर बच गया, ये एक्स स्क्वायर नहीं रहना चाहिए, ये भी टी में बदलना है। एक्स स्क्वायर यहां से बनेगा, एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स उधर ले जाए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, यहां से माइनस एक्स स्क्वायर उधर ले जाए और टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर रख देते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पे पूरे की जगह टी स्क्वायर।
ठीक है। देयरफॉर I1 इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। और एक्स डीएक्स की जगह क्या हो जाएगा माइनस टी डी टी, माइनस आगे रखना पड़ेगा आपको, है ना, माइनस टी और डी टी, माइनस आगे रख दिया। और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर, है ना, रूट के अंदर टी स्क्वायर आएगा और स्क्वायर से रूट हट जाता है, पता है आपको, है ना। ये देखिए माइनस बाहर है, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर, चलिए टी भी कट जाएगा, वो अंदर बचा 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू टी अपॉन स्क्वायर से रूट टी बचेगा और ये डी टी से टी कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 माइनस टी स्क्वायर। आप चाहो तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो I1 बराबर हो जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका डी टी इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्यू, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बटे थ्री होता है, तो टी स्क्वायर का क्या होगा टी क्यू अपॉन 3 होगा कि नहीं होगा, ओके। माइनस 1 का क्या होगा 1 का टी होगा, सिंपल सी बात है। डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है तो लिमिट होती है, यहाँ पे लिमिट नहीं है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये है। टी हमने मान रखा तो टी को वापस रख दो, टी हमने मान रखा था तो टी को वापस रख दो। टी की वैल्यू क्या है, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टी स्क्वायर है तो टी बराबर क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ, तो टी बराबर हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी, और इसको टी इंटू टी स्क्वायर कर दो, क्या कर दो भाई, ऐसा है ना, टी स्क्वायर इंटू टी करेंगे तो टी स्क्वायर की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल सी बात है कि टी की जगह आप 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर रखेंगे और उसकी होल पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। टी भाई ऐसा है ना, ये देखो ना यहाँ पे कि जब टी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो टी बराबर क्या होगा, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से इधर से हटता तो इधर रूट लग जाता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो टी की जगह पे हमने रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखा, क्यूब है ही उसका, अपॉन 3 माइनस टी की जगह रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब I1 की जो वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 1 में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए, आ जाएगा ना। तो चलो इसको हम यहां से मिटा देते हैं और यहां पे इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। तो 1 एम्प्लाइज समीकरण 1 में इसको रखिए, I बराबर है एक्स क्यू इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 बड़े ब्रैकेट के अंदर I1 की वैल्यू रख दीजिए, I1 की वैल्यू ये है भैया, है ना। और इसको आप रूट को 3/2 भी लिख सकते हैं, हाँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है ना, तो इस रूट को 1/2 लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे तो 1/2 इंटू 3/2, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 रूट हटा करके अपॉन में 3 माइनस, इसको भी चाहो तो रूट में लिखो या ऐसे रहने दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी तो भैया लगता ही है ना, इंटीग्रेशन प्लस सी, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन प्लस सी तो लगता ही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो 1 माइनस 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, आपका आंसर आ गया। आई से सॉल्व हुआ था ना, आई से शुरू हुआ था, आई पे एंड हो गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो इंटीग्रेशन है ये थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, बहुत अच्छे से आप अगर प्रैक्टिस करी है आपने तो आपको अच्छे से तुरंत समझ में आएगा। जैसे हमने चैप्टर वाइज पढ़ाए हैं, क्लास में भी पढ़ाए हैं और वीडियो लेक्चर भी प्रॉपर यूट्यूब पे भी अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने सीरियल से एक लेक्चर क्रम से देखा है, समझा है पहले जो हम चैप्टर वाइज पढ़ाया है, तो आप आसानी से क्वेश्चन पेपर के ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके समझ में आ रहे हैं तो इसका मतलब आप एग्जाम में भी अच्छा करोगे, और नहीं आ रहे तो नहीं करोगे, तो थोड़ा सा अपने आप पे काम करने की जरूरत है ना, ये बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये पूछा जाता है स्टूडेंट। इसमें आपको एक इक्वेशन दे रखी है सर्किल की इक्वेशन, हाँ, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल की इक्वेशन दे रखी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y
इज इक्वल टू 12। ये सर्किल की इक्वेशन आपको दे रखी है। और देखिए सर्किल आपको पता है सर्किल ऐसे बनता है, सर्किल ऐसे बनता है और उसका एक सेंटर होता है और सेंटर के कोऑर्डिनेट कुछ हो सकते हैं h कॉमा के, मान लो थोड़ी देर के लिए, और ये यहां से C से लेकर P तक की जो डिस्टेंस होती है ये R रेडियस होती है, ठीक है ना। तो सर्किल का डिटेल लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके देख सकते हैं। अब ये सर्किल है, सर्किल की इक्वेशन दे रखी है, सर्किल की इक्वेशन दे रखी है। तो स्टूडेंट ये सर्किल की इक्वेशन दे रखी है, आपको सेंटर और रेडियस निकालनी है। सर्किल से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता है आपको दो टाइप के आते हैं। एक तो आता है कि आपको रेडियस और सेंटर दे रखा होगा और बोला जाएगा कि सर्किल की इक्वेशन निकालिए, जैसे ये है। और एक उल्टा आता है कि भाई सर्किल की इक्वेशन दे रखी है, अब इसका सेंटर और रेडियस निकालो। तो इसको दो मेथड से निकाल सकते हैं। पहला मैं थोड़ा सा इजी मेथड आपको बताता हूं, उसके बाद उससे थोड़ा सा दूसरा टाइप का भी बता देता हूं, जिससे आपको अच्छा लगे उसे आप कर सकते हैं, ठीक है जी। पहला मेथड ये है, पहला मेथड पहला मेथड ये है कि जो इक्वेशन दे रखी है उसको पहले लिख लीजिए। गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y। और ध्यान रखिए जो इक्वल टू के उधर कुछ भी है उसको सब लेफ्ट साइड लेके आओ, उधर 0 रहना चाहिए। तो 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 और इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब इस इक्वेशन की कंपेयर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल से करो। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल दो होती है, एक x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, एक ही होती है, ठीक है ना। तो हम क्योंकि ये जो इक्वेशन दे रखी है वो इस टाइप की नजर आ रही है तो हम इससे तुलना करेंगे, ना कि इससे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। दूसरे मेथड में हम इस वाले से तुलना करेंगे। तो ये दोनों आपको याद रहनी चाहिए, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल ये भी है और ये भी है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करते हैं पूरा तो फाइनली यही आता है, तो प्रॉपर जनरल इक्वेशन ये मान सकते हैं सर्किल की। बिल्कुल भी समझ में आ रहा तो डिटेल लेक्चर सर्किल का देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब इसकी तुलना इस इक्वेशन से करो, है ना। तो नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करो इसकी, ये आपको याद रहनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, याद रखना पड़ेगा। इससे कंपेयर करो तो एक्स स्क्वायर, एक्स का कोएफिशिएंट यहां पे 2g है, इज इक्वल टू यहां पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, कंपेयर मतलब x के कोएफिशिएंट के बराबर होगा, y का कोएफिशिएंट y के कोएफिशिएंट के बराबर है, कांस्टेंट टर्म के बराबर है, x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। यहां पे x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, y स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, तो यहां पे भी x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, y स्क्वायर के आगे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर है तो पहले उसको कॉमन ले लो, यहां पे नहीं है तो अच्छी बात है, इजी पड़ेगा, ठीक है। x का कोएफिशिएंट यहां पे प्लस 2g है और यहां x का कोएफिशिएंट -4 है, तो 2g बराबर -4 प्लस 2g, प्लस नहीं लिखते हम, माइनस लिखना पड़ता है। यहां से आपको g बराबर क्या मिला, 2 अपॉन में जाएगा तो -4/2 माइनस का 2, कॉमा y का कोएफिशिएंट प्लस 2f है, 2f इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट प्लस 6 है तो 6 आएगा, तो यहां से f बराबर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो g बराबर तो -2 मिला, f बराबर 2 अपॉन में जाएगा ना, 2 3 f बराबर 3, c भी निकालो भैया, कॉमा कांस्टेंट टर्म यहां पे c है प्लस c है, यहां पे -12 है तो माइनस का 12, c बराबर -12। तो ये 3 वैल्यूज g, f और c के मान अगर निकल गए तो फिर काम हो गया, ठीक है। ये निकल गए। अब सेंटर और रेडियस आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो सेंटर रेडियस h, k और r होता है, और अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो सेंटर जो होता है ना, सेंटर होता है -g, -f, तब सेंटर c जो है
माइनस जी को माइनस एफ होता है, और रेडियस जो है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। याद रखना पड़ेगा, ये भी याद रखना पड़ेगा, है ना, ये भी याद रखना पड़ेगा कि सेंटर जो है माइनस जी और माइनस एफ होते हैं। होते हैं भाई, क्यों होते हैं, क्या होते हैं, डिटेल लेक्चर देख लीजिए सर्किल का तो समझ में आएगा। नहीं समझना चाहते हैं तो जो मैं बोल रहा हूं उसको आप पत्थर की लकीर मान लो, क्योंकि 10-15 साल का एक्सपीरियंस मेरा है, तो उस हिसाब से आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं कि जो सर बोल रहे हैं बिल्कुल सही होगा। तो सेंटर जो है माइनस जी कोमा माइनस एफ होता है, और रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। याद रखना पड़ेगा, जैसे मेरे को भी पहले याद नहीं होता था जब स्टार्टिंग में पढ़ रहा था या आगे, तो धीरे धीरे पढ़ते गया रिवीजन इंपॉर्टेंट है भैया, रिवीजन कर लो भाई, रिवीजन हो गया तो सब कुछ हो जाता है, रिवीजन से ही याद होता है। जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज करते हैं उतना ज्यादा आपके दिमाग में वो स्टोर होता जाता है परमानेंटली, है ना। बस ये है। तो जी निकल गया, एफ निकल गया, सी निकल गया, देयरफॉर सेंटर ऑफ दिस सर्किल, है ना, देयरफॉर सेंटर ऑफ CL सर्किल इज इक्वल टू, सेंटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है ना। तो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी, क्या है माइनस जी, जी की जगह -2 रखेंगे ना, और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस एफ, माइनस और एफ की जगह आप क्या रखेंगे 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, ये गलती मत कर देना, यहाँ पे -2 मत कर देना, माइनस ऑलरेडी है, जी की जगह -2 रखेंगे यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी एफ की जगह 3 रखेंगे तो -3 होगा। तो सेंटर आ गया 2, -3 आंसर। एक तो ये हो गया आंसर भैया आपका, है ना, सेंटर हो गया। अब रेडियस चाहिए, एंड रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू सर्किल रेडियस होता है, ये होता है जी, याद रखना पड़ेगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर, जी मतलब -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस सी, मतलब सी की जगह देखिए, ध्यान रखना इस चीज का, ध्यान रखना, सी की जगह माइनस तो ऑलरेडी है, सी की जगह -12 इज इक्वल टू अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, और -12 सॉरी माइनस माइनस प्लस, प्लस का 12 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू अंडर रूट 9 और 4 13 और 12 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो रेडियस 5 आ गई आंसर। तो रेडियस आ गई आपकी 5 और सेंटर आ गया आपका 2, -3। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको निकालिए। अब इसका एक दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है कि इसको जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, इनको जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और इससे तुलना कर दो। बताओ, कर देते हैं, उसको भी कर देते हैं, है ना, जिससे कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो समझ में आए, हो सकता है आपको ज्यादा इजी लगे, मुझे ये ज्यादा इजी लगता है, इसमें याद रखना ज्यादा पड़ता है ना, इसलिए इजी लग रहा है मेरे को, क्योंकि मुझे याद है। आपको हो सकता है कि याद ना हो, तो इसलिए जो है ये इजी ना लगे, ठीक है ना। गिवन इक्वेशन ये है, और अब हम करते हैं दूसरे टाइप से भी इसको, ठीक है ना। दूसरे टाइप से करते हैं, करें क्या बताओ, कर देते हैं। तो गिवन इक्वेशन इज दिस, ठीक है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, एक्स स्क्वायर के साथ -4x रखो, एक्स स्क्वायर के साथ -4x रखो, सेकंड मेथड, हाँ सेकंड मेथड बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर के साथ -4x रखो, फिर y के साथ y रखो, प्लस y स्क्वायर के साथ प्लस का 6y रखो, और माइनस का जो 12 है उसको उधर ले जाओ, कांस्टेंट में उधर ले जाओ, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। ओके, एम्प्लाइज। अब इसको हमें इस प्रकार से बनाना है, इसको इस प्रकार से ऐसे बनाना है, तो इसको पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। हाँ, पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका क्या है कि एक्स स्क्वायर -4x जो है ना, इसमें हम ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं। क्या ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं? जो x का कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर, x के कोफिशिएंट के आधे का वर्ग। x का कोफिशिएंट क्या है? -4 है, -4 का आधा करेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करने पे -2 आता है, और इसका स्क्वायर x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर कितना हुआ? -2 का स्क्वायर 4,
4 को आप पहले ऐड करेंगे और फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ से करेंगे, है ना। इस ब्रैकेट के अंदर हमने इसके साथ हमने +4 और -4 अपनी तरफ से कर दिया, +4 -4 यही आएगा वापस। और क्यों किया +4, क्यों किया -3 क्यों, +3 क्यों नहीं किया, तो +4 इसलिए किया कि हमें x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करना, ऐड करना था या दोनों सब्सट्रैक्ट करना था, ठीक है। प्लस अब यहां पे देखो y² + 6y, अब इसमें ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है, क्या करना है, y का कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 6 है, इसको हाफ करेंगे तो 3 आएगा, उसका स्क्वायर मतलब 9 को आपको पहले ऐड, ध्यान रखना पहले ऐड करना है और बाद में सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है जी, और इज इक्वल टू 12, ठीक है जी, ओके। अब -4 को माइनस जो है उनको अलग करेंगे, इतना वाला पोर्शन आपको क्या मिल रहा है बताइए, ये जो इतना वाला पोर्शन है ना, ये है आपका x - 2 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो देख सकते, x - 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² + b² - 2ab, तो यही आएगा, और -4 आपका अलग हो गया, फिर प्लस, अब इसका देखो ये है आपका y + 3 का होल स्क्वायर, देखो यहां पे अगर प्लस है तो प्लस आएगा, यहां पे माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, इसको खोलेंगे तो यही आएगा जी, और -9 आपका अलग हो गया, इज इक्वल टू 12। ये ज्यादा इजी है, बल्कि अगर आप पूर्ण वर्ग बनाना आपको आता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है तो। -4 और -9 कितना हुआ, -13, -13 को उधर ले जाओ तो प्लस का 13 हो जाएगा, इधर बचेगा आपका x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए -4 और -9, -13 उधर जाएगा, प्लस का 13 और प्लस का 12, 25 हो जाएगा जी आपका, बल्कि 25 को हम सीधे सीधे 5 का स्क्वायर कर दो, इसको 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, है ना, 5 का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब इसका कंपैरिजन किससे करो, इससे करो, वो बन गया ना, इसको हमने इस टाइप से बनाना था। नाउ कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। ये भी आपको याद रहनी चाहिए, जैसे ये याद रखनी पड़ेगी ऐसे ये भी याद रखनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं, इससे जब इसकी कंपेयर करेंगे तो देखिए -h और -2 है ना, -h बराबर -2, x के साथ क्या माइनस हो रखा है, x के इधर क्या है -2 है, इसके इधर क्या है -h, तो -2 बराबर -h, तो h बराबर 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, h बराबर 2, भाई -h बराबर -2 है तो माइनस से माइनस h बराबर 2। अब यहां पे देखो -k बराबर +3, तो k बराबर हो जाएगा आपका -3, ठीक है, h बराबर 2, k बराबर -3, r बराबर क्या होगा, r बराबर क्या है, r² 5², तो r बराबर 5, तो r रेडियस होता है, 5 रेडियस आंसर आ गया, एंड सेंटर इज इक्वल टू h, k होता है, रेडियस r होता है और सेंटर h, k, h की जगह पे 2 है और k की जगह पे -3 है आंसर। तो ये देखो पहले वाले में से भी वही आया और इससे भी यही आया, तो आप इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, दोनों मेथड आपके पास हैं, जो आपको सही लगता है उसको आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, और अब जो है सेक्शन बी का स्टूडेंट, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 में भी इंटीग्रेशन है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx अपॉन रूट के अंदर 1 + x², ठीक है स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको हम i मान लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू दिस, ठीक है, इस i इज इक्वल टू दिस है, और इसको चाहो तो इक्वेशन 1 भी मान लो। इसको इसलिए मान रहे हैं हम, क्योंकि इसमें स्टूडेंट क्या है कि जब रूट के अंदर है 1 + x² को हम t मानेंगे या t² मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से होगा ये, जैसे कि हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 16 में ऐसी कंडीशन आई थी,
ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से होगा ही। अभी आपको देखना है कि किससे, मेरे को ध्यान आ गया कि भाई इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है, तो आपको पता चलना चाहिए भाई इंटीग्रेशन चार ही मेथड है, या तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से होगा, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा, या इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, या फिर कोई ट्रिक होगी। चार के अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। चार मेथड है और चार मेथड के हमने एक एक लेक्चर बना रखे हैं डिटेल में। अगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं तो उनको जरूर देख लीजिए। यहां मुझे पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होगा, है ना। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने क्या मान लिया, टी स्क्वायर मान लिया, ठीक है जी। अब इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर का 2t dt हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, एम्प्लाइज यहां से 2 से 2 कट जाएगा, x dx इज इक्वल टू हो जाएगा t dt। तो x dx की जगह तो t dt आ जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t स्क्वायर आ जाएगा, तो पूरा का पूरा t में चेंज होगा। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट, यहां पे लिमिट भी चेंज होगी। जब डेफिनेट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो केवल दो चीज चेंज होती है, एक तो dx और एक x वाला टर्म सारे। हाँ, डेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट भी चेंज होती है। लिमिट जो अभी है ये x की है, x बराबर 0 से लेकर x बराबर 1। अब जो होगी, क्योंकि हमने t में बदल दिया फंक्शन, अब जो लिमिट होगी वो x t बराबर t से t तक होगी। t की वैल्यू होगी, अभी x की वैल्यू है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 तक। अब t की वैल्यू, अब t क्या होगी भाई, जब x 0 है तो t क्या, इसमें रखो x 0 है तो t क्या मिलेगा, x 1 है तो t क्या मिलेगा, बस। तो लिख दो, लिखो यहां पे when x इज इक्वल टू 0 देन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 0 का स्क्वायर, मतलब ये 1 हो जाएगा और t बराबर प्लस माइनस 1 आ जाएगा। टी स्क्वायर बराबर 1 है ना, तो t बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगे प्लस माइनस 1। तो एक चीज ले, प्लस 1 ले लो या माइनस 1 ले लो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1 ले सकते हैं आप, ठीक है। तो हम t की जगह फिलहाल प्लस 1 ही ले रहे हैं, ठीक है, प्लस 1। एंड अब x की जगह 1 रखो, when x इज इक्वल टू 1 देन इसमें रखो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स, 1 एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2। तो यहां पे t बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखिए, टी स्क्वायर बराबर 1, हाँ ठीक है, 2 टी स्क्वायर बराबर रूट 2 प्लस माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट 2। तो प्लस 1 ले रहे हैं तो यहां पे प्लस रूट 2 लेना, माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अब इक्वेशन 1 में रखो, 1 एम्प्लाइज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 की जगह पे जब x 0 था तो t क्या आया, 1 आया, और जब x 1 है तो t क्या आया, रूट 2 आया। तो अब रूट लिमिट जो है रूट t की हो गई, t इज इक्वल टू 1 से लेकर t इज इक्वल टू रूट 2 तक, ठीक है, क्योंकि जब फंक्शन t में बदला पूरा t में ही बदलेगा। इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू यहां लगा रहा हूं, क्या हो गया, ओके, लिमिट लग गई, x dx की जगह t dt आएगा, x dx की जगह t dt आएगा, अपॉन रूट के अंदर क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना है, टी स्क्वायर रखना है, तो टी स्क्वायर रख दो भैया, है ना, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से रूट 2 और टी डी टी अपॉन स्क्वायर से रूट हट जाता है तो टी बचेगा, टी से टी कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 से रूट 2 1 डी टी बचेगा बस, ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है जी, तो डी टी होता है, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो डी टी है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन टी होगा, और लिमिट लगा दो 1 से लेकर रूट 2, एक बार अपर लिमिट रखो, टी की जगह रूट 2 रखो, माइनस फिर एक बार लोअर लिमिट रखो, टी की जगह 1 रखो, तो रूट 2 माइनस 1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, यही है बस, कुछ नहीं, यही है जी बस, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ये सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो गया है। सेक्शन बी में जो है ना 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 में से 5 करने होते हैं, और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का, 6 पंजे 30 मार्क्स सेक्शन बी से। और सेक्शन ए तो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, है ना, इसमें 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन थे,
और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, 10 करने थे, 10 दूना 20। तो सेक्शन ए 20 मार्क्स का, सेक्शन बी 30 मार्क्स का। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन सी बताएंगे, इसमें भी 7 क्वेश्चन आएंगे 20 से लेकर 26 तक, और उसमें आपको 5 करने होंगे, और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, 10 पंजे 50, तो 50 मार्क्स का सेक्शन सी है, 50 का सेक्शन सी और 50 का सेक्शन ए और बी मिला के है, आधा अभी और बचा है। और सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार लगभग रिपीट होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है इसमें सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी को बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। टों टों टों। अवश्य शुरू कर लो भैया, नहीं तो गड़बड़। दूसरे करते ही नहीं, पढ़ते लिखते नहीं, पार्टी सार्टी में घूमते रहते हैं बस, और कुछ नहीं। हाँ, चलो, थैंक यू।